जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया, तशरीफ ले आए जी इधर। अच्छा जी, अब एक छोटी सी फेवर मैं ना पहुंच सकने वालों को ये दे रहा हूँ कि बैड एंड डाउटफुल डेट मैं कल शुरू करा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज कुछ कम इम्पोर्टेंट काम करेंगे। आज हम पास पेपर सारे डिस्कस कर लेंगे जो बैड एंड डाउटफुल डेट के अलावा हैं, ठीक है? सही है ना? कल मेरा दिल ज़रा पूरा पूरा टाइम हो ना उसका, कि स्टार्ट में शुरू करें, फिर बैड डाउटफुल डेट को एंड तक प्रैक्टिस भी करते जाएं, ज़रा एक फ्लो में हो जाएगा, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। आए जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 रहते हैं वो कर लें फटाफट। अच्छा, वैसे पास पेपर्स कुछ कुछ अब होमवर्क में जाने चाहिए ना आपके, हैं जी? देखें, एक सवाल है नलतर एस्टेब्लिशमेंट, बड़ी ज़बरदस्त सवाल है। इसमें वो कह रहा है प्रिपेयर करो करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अल्लाह करे मुझे ये कहीं से मिल जाए, लास्ट सेशन या उससे लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग, तो मैं वो प्रोवाइड करूंगा, लेकिन पहले आपको करना पड़ेगा। मैं आज दे दूं ना तो बच्चे कहेंगे चलो यार घर देख लेने, बाद चेक करांगे। तो ये आप लोगों का एक होमवर्क है, इसमें एडजस्टमेंट सिर्फ पढ़िएगा। गुड्स कॉस्टिंग 5800, अच्छा फिक्स्ड है। ये जो है ना क्लोजिंग स्टॉक वाली एडजस्टमेंट्स, ये मैंने अभी आपको नहीं करवाई हूँ वैसे, ठीक है? तो अल्लाह करे आज के किसी सवाल के अंदर आ जाए तो डिस्कस तो हो ही जाएगा, वरना कोई बात नहीं, सवाल ही है ना, खप खुप के देख ही लोगे। गुड्स कॉस्टिंग इतने वर रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर, लेकिन वो परचेज डे बुक में रिकॉर्ड हुई 5 जनवरी को। ईयर एंड फिजिकल स्टॉक शीट जो है उसमें कुछ गड़बड़ है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% वर रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट। अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट, ओए होए होए, चेक ऑफ 500 इशू टू कस्टमर डिसऑनर हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ओए होए होए, ओए यार ये तो बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपको तंग करने के लिए। अभी मैं इसको होमवर्क नहीं कर रहा, ज़रा देखता हूँ एक और सवाल, लेकिन ये है सही आपका होमवर्क। हो सकता है आज ये हो सकता है यहाँ तक ना पहुँचे तो कोई और सवाल हो, लेकिन ये सवाल करना आप नहीं है अल्टीमेटली। बड़े मज़े का सवाल, अच्छा सवाल। खैर, 7वां हमने ओके कर दिया था जी। अब 8वें को ज़रा देखते हैं, 8वें में क्या रहता है। ज़रा चेक करना भाई, एडजस्टमेंट 5 को ज़रा चेक करना, एडजस्टमेंट 5 को ज़रा चेक करना, कहीं देखी देखी तो नहीं लग रही आपको? एडजस्टमेंट 5 को ज़रा देख लें, कहीं देखी देखी तो नहीं लग रही है आपको? क्या देखी देखी लग रही है? ना करें सच्ची। क्या एडजस्टमेंट है जी? एन ऑफिस मशीन, कहीं लिखा हुआ है? कहाँ पे यार, कौन सी एडजस्टमेंट? ऐसे ना करो, नहीं ना देखा, इसका मतलब फिर नहीं हमने की हुई हैं। चलो फिर मैंने नाम बदलवाना, चलो पढ़ो ज़रा, पढ़ो ज़रा। ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 30 जून 22 ऑफ टैली फॉलोइंग एरर्स वर हाईलाइटेड। ये सवाल होमवर्क में दिया हुआ है, कितने बच्चों ने किया है? नहीं दिया था? अच्छा 8 क्यों नहीं था दिया? चलो 8 आज होमवर्क में है, और इसकी जो एडजस्टमेंट्स नहीं है वो मैं भी करवा देता। दिया था? चलो कोई गल नहीं, दिया था नहीं दिया था, किस किस ने ट्राई किया है वैसे? बहुत कम, माशाल्लाह से 2-4 बच्चों ने। अच्छा चलो अब कर लेना, नाराज क्यों होती हो? ड्यूरिंग द रिव्यू अकाउंटिंग रिकॉर्ड sales included an outstanding balance of 500 for which a customer would need to pay 485 only if payment is made within, the customer is expected to pay within। अब आप इंट्रो पढ़ के आ चुके, मेरा कोई कसूर नहीं है कि आपने उसके अंदर ये पढ़ लिया हुआ है। वैसे ही IFRS 15 का कॉन्सेप्ट है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उन्हीं के लिए ये बात कर रहा हूँ, टेंशन ना लिया करो। IFRS 15 कहता है कि आपने मिसाल के तौर पे उधार पे चीज़ें बेची, क्रेडिट सेल्स, और आपने कहा अगर भाई तुम 1 महीने के अंदर अंदर ले आए 500 की चीज़ें बेचकर, आपने कहा उधार पे भाई अगर तुमने 1 महीने के अंदर अंदर पैसे दे दिए ना तो हम तुम्हें 15 रुपये छोड़ देंगे। अब पहले ज़माने में ये होता था कि आप एट द टाइम ऑफ, ये भी कहीं ना मैं वहीं पे जहाँ पे इकट्ठा कर रहे थे ना चीज़ों को वहीं पे लिखता हूँ, फिर बाद में ज़रा काम आ जाती है बात। ये देखें जी, पहले ज़माने में ये हुआ करता था
IFRS 15 के आने से पहले ये हुआ करता था कि आपने ये जैसे ऊपर आपको एडजस्टमेंट नज़र आ रही है, आपने जब सेल की तो 160 के ऊपर सेल को रिकॉर्ड कर लिया, और अगर वो बंदा आ गया टाइम में तो उस वक्त आपने ये एंट्री कर ली, ठीक है जी। और अगर वो बंदा टाइम में नहीं आया तो फिर इसकी एंट्री कर ली। लेकिन अब स्टैंडर्ड क्या कहता है, IFRS 15 ने आकर कहा कि जब आप सेल करो 160 रुपये की सेल करो, तो सेल करके सोचो, अगर आपने सेटलमेंट यानी कैश डिस्काउंट आपने किया हुआ है ना, कैश डिस्काउंट लाओ, ठीक है, तो आप असल में वो इस तरह से होता है कि आप कहते हो कि जी भाईजान अगर आपने टाइम में पे कर दिया तो आपको हम डिस्काउंट देंगे। ये ऐसी थोड़ी सी डिस्कशन है, ठीक है, इससे कंफ्यूज ना कर देना बस अपना कॉन्सेप्ट। बहरहाल ये देखो रास्ता, ये आपने 160 रुपये की सेल की और आपने 160 रुपये की सेल करके जाते हो उसको बोला, बात सुनो, अगर तुम 1 महीने के अंदर अंदर आ गए ना तो फिर तुम्हें हम इस एग्जाम्पल से कितना सी 10 सी, तुम्हें हम 10 रुपये और छोड़ देंगे। अब ये आपने उसको तो कह दिया, अब स्टैंडर्ड कहता है आप बैठकर सोचो, क्या करो, सोचो, ठीक है, सोचो। अगर आपको लगता है, पहले सोचो, ठीक है, सोचो, अगर लगता है, अगर लगता है 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ही विल अवेल द डिस्काउंट, के कस्टमर विल अवेल द डिस्काउंट, तो आप आज ही फिर एंट्री पास करो 150 से, 160 से एंट्री पास ही ना करो, आप फिर एंट्री पास करो डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 150, क्योंकि 10 रुपये तो आपने माफ कर देंगे। और अगर आपको लगता है सुस्त आदमी है, नहीं आने लगा, कस्टमर विल नॉट अवेल द डिस्काउंट, तो फिर आप रिकॉर्ड करो फुल अमाउंट से, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट करो फुल अमाउंट से। और उसके बाद फिर अगली चीज़ तो बाद में, अब जब 1 महीना गुजरेगा, जब एक्चुअल पेमेंट होगी तो इसमें भी चेंज आ सकता है। वो चेंज की बात फिर चेंज इन एस्टीमेट की तरह से वहीं पे देखी जाएगी। जब आपने ये सोचा कि वो अवेल कर लेगा, उसने अवेल नहीं किया, तो फिर वो पूरा 160 ले आएगा, तो कोई मसला नहीं है, आप 160 बैंक में डेबिट करना, आप ये डेटर को 150 से क्रेडिट करना, और उस वक्त बाकी 10 रुपये की सेल बुक कर लेना। ऐसा करते हैं, इसका कोई सवाल मैं कल बना लाऊंगा, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। बहरहाल दूसरी चीज़, बल्कि FAR 2 में 5 सवाल मुझे याद आ गए, किताब में पढ़े हैं IFRS 15 में, वो 5 सवाल, यानी कि एक सवाल है उसके 5 सिचुएशंस है, उससे समझ आएगा आपको, ठीक है। अकाउंटिंग में भी है, चले मैं तो FAR 2 में से निकाल के लाऊंगा, मुझे अब अकाउंटिंग वाली किताब ना पढ़ाओ मुझे दोबारा, ठीक है। या चलो आपके अकाउंटिंग वाले सर से पूछ लेंगे, तो वहाँ पे कोई, मेरा दिल है कि 4-5 सिचुएशंस हों जिसमें समझ आ जाए बात। लेकिन ये लगता सिर्फ सेलर पे है, बायर पे नहीं। बायर को नहीं कहते तुम सोचो तुम जाओगे या नहीं जाओगे, नहीं, परचेज के वक्त, सिर्फ सेल के वक्त, ठीक है। तो अगर लगता है कि कस्टमर अवेल करेगा डिस्काउंट, तो अमाउंट पूरी के साथ ही एंट्री करनी है, और अगर लगता है कि डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा तो फिर अगर डिस्काउंट अवेल करेगा तो नेट ऑफ डिस्काउंट आप रिकॉर्ड करें, और अगर नहीं अवेल करेगा आपको लगता है तो फिर पूरी। अच्छा, फिर एक्चुअल वक्त पे जाकर अगर वो आ जाए वक्त के अंदर, तो फिर तो इसी को आपने सुकून से डेटर को क्रेडिट करके कैश डेबिट कर लें 150 से। अगर वो लेट हो गया तो वो घर से 160 ले आएगा, आप डेटर को 150 से क्रेडिट करके 10 रुपये जो है वो उस वक्त सेल में डाल देंगे। इस तरफ आए जो आप पहले से बचपन से सीखते आ रहे, आपसे पुराने अकाउंट में भी सीखते, तो वो ये था, ठीक है। अब तो सोच के करना है ना, पहले बिना सोचे करते थे। स्टैंडर्ड ने कहा यार ये सही नहीं है,
इनको पता भी होता है कि इसने 10 रुपये डिस्काउंट ले लेने, फिर भी सेल ऊपर ओवरस्टेट करके दिखाते हैं और फिर बाद में उसको कम करते हैं। ये मुनासिब नहीं है। ईयर एंड से पहले अगर वो नहीं आया तो सेल तो ओवरस्टेट हो गई ना। स्टैंडर्ड ने इसलिए इस बात को डाला। सोचो सोचो सोचो। नहीं अवेल करेगा, नहीं लिख दो। अब अगर बाद में अवेल कर जाता है तो क्या होगा? कोई बात नहीं, 150 लाएगा। डेटर 160 से क्रेडिट और 10 रुपए से सेल को, यानी सेल के अंदर एडजस्टमेंट कर देंगे हम, बाद में जाके बढ़ानी पड़े या कम करनी पड़े। असल बात सिर्फ इतनी सी है, जो इस एडजस्टमेंट का जो आज तक आई के अपने सिर्फ आपके पास टेस्ट की है, वो सिर्फ इतनी सी बात थी। अगर डिस्काउंट आपने अलाउ किया है और आपको लगता है कि कस्टमर उसे अवेल कर लेगा, तो आप फिर नेट अमाउंट से एंट्री करें, ग्रॉस से नहीं करें। ठीक है, अब याद रहेगा तो सवाल ले आऊंगा। क्या हुआ अगर हम IFRS 15 ही खोल लें, FAR 2 का, कहीं तो मिल ही जाएगा। ये अल अनसब के नाम से एक सवाल है, अल्लाह करे मुझे मिल जाए। गंद डाला होना हमने यहाँ पे, सो सवाल करते हैं। फिर ऐसी ज़रा दिल में आ गई बात के अच्छा है, आगे भी तो आपने ज़िंदगी में जाके पढ़ना ही है। एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दूसरा आगे ज़िंदगी में कहीं काम भी आ जाएगा। कोई ऐसा नहीं, यहाँ पे भी आ सकता है। इन्नी गलते काम आई हुई है, जो देखो। और थोड़ा सा आगे वो टेस्ट, ये बात है आपकी इंट्रो की किताब के अंदर के वो 10 रुपये मतलब डिस्काउंट अलाउ करना था और आपने उसको फिर सोचा, ये सोच तो फिर ये लाजमी कर लें, अच्छी बात है, क्योंकि फिर ये टेस्ट कर सकता है। फिर मैं सवाल आपके पास ना आपके हैंडआउट में, बल्कि पार्ट 2 में डाल दूंगा। यार अहमद को मैसेज करें भाई, इतना सा मैसेज ही करिएगा। पार्ट 2 में कैश डिस्काउंट वाली एग्जांपल लिखें, मैसेज करें, बल्कि आप वॉइस नोट ऑन करें, मैं खुद ही कर लेता हूं। वॉल्यूम 2 में अल अनसब वाला सवाल डालना है FAR 2 की बुक से FAR 1 में, बस ये याद कराना है। पता नहीं इन्हें याद पता है कदों कराना है, तो गड्डी टूर निकल जानी, मतलब प्रिंटिंग के लिए चली जाएगी ना जब किताब। ये रहा, अच्छा है, सॉल्व भी हुआ, टाइम बच जाएगा। जरा थोड़ा सा ना ऐसे बात हुई है तो अच्छा है ज़रा। अब मुंशी लोग हैं ना, सामने फिगर्स आ जाएं तो एकदम सब समझ आ जाती है आप लोगों को। ठीक है देखिए जी, ये आपकी किताब में नहीं है, ये FAR 2 किताब में, लेकिन मैं वॉल्यूम 2 में इंशाल्लाह डाल दूंगा, तो अगर ज़रूरत पड़े तो फिर वो कभी देख लेंगे। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज के बाद इंशाल्लाह इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना समझाना है आपको समझा दूंगा मैं। ठीक है, बहरहाल फिर भी डाल दूंगा। अल अनसब फुटवियर प्रोडक्ट्स लिमिटेड सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू 1 लाख टू रियाम ट्रेडर्स। तो सेलर कौन है? अल अनसब फुटवेयर्स AF। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2021 ऑन 2 मंथ उधार, 2 महीने का उधार दिया। इट इज कंपनीज पॉलिसी टू अलाउ अ कैश डिस्काउंट ऑफ 10% इफ कस्टमर पे विद इन। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं, हूँ गुस्सा घट करो पाए ना। इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं, पहले A करेंगे, फिर 1 बाय 1 देखते चल जाएंगे। ठीक है ना, फिर B कर लेंगे, फिर C कर लेंगे, फिर D। अच्छा जी, अब चल, हाँ जी, अब कितने रुपए की चीजें खरीदी हैं, बेची हैं इसने 1 लाख की उधार पे। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, अगर 1 महीने के अंदर अंदर आ गए तो आपको 10% छोड़ देंगे, 10%, 10,000 छोड़ देंगे। अब हाउ द अबव ट्रांजैक्शन अलॉन्ग विद फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज विल बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ अल अनसब फुटवियर्स, यानी सेलर, यानी के सेलर ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को क्या करना है, एंड ऑन द डेट ऑफ पेमेंट क्या करना है, दोनों जगह पे बताओ। अब पहला सीन क्या है कि इसमें भी अब 2 टोटे करने पड़ने हैं। पहली बात, स्टार्ट में क्या सोचा, AF एक्सपेक्टेड दैट RT विल नॉट पे विद इन 1 मंथ, तो कितने पर रिकॉर्ड करेगा सेल? पूरे 100 पर।
तो उसने एंट्री पास की डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 100 से, कोई मसला? ये इंट्रो का कॉन्सेप्ट है लेकिन रिवाइज कर रहे हैं, सवाल डाल दूंगा विद सोल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, FAR2 की किताब से उठा के तो फेंक नहीं है ना, और सोल्यूशन भी नीचे है, इसके नीचे सोल्यूशन भी मौजूद है असल वाला भी, तो डाल दूंगा मैं। भाई जागना जरा, DA खान से तुम आए हो मुझे पता है, पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंट्रो में पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट है? नहीं पढ़ा था, तुम्हारी हाँ में वो जान नहीं है? पढ़ा था? आंख लगी हुई थी ना, एकदम से जागा तो फिर जरा घबरा गया। अच्छा हाँ जी, एक्सपेक्टेशन थी कि वो डिस्काउंट अवेल नहीं कर पाएगा, तो पूरी सेल रिकॉर्ड की, और माशाल्लाह से यकम जनवरी से 31 जनवरी आया, और फिर 3 माशाल्लाह से RT हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरा है, और उसने डिस्काउंट अवेल, तो बहुत सिंपल, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 100 रुपये आ गया, कोई मसला? अच्छा दूसरा सिनेरियो, AF की एक्सपेक्टेशन थी कि वो पे नहीं करेगा, तो किस पर सेल रिकॉर्ड करेगा? पूरे 100 पे, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। लेकिन RT आ गया 17 जनवरी को, 17 जनवरी को घंटी बजी, बाद जाके बुआ खोले, RT खड़ा सी, हाँ भाई पैसे लाया हूँ। खप घर से कितने लाया होगा? 100 लाया ही नहीं होगा, 90 लाया होगा, तो कोई बात नहीं, ये तो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं ये एंट्री, तो क्या कर देंगे आप, क्या करेंगे आप? कैश डेबिट 90 से, अब देखो ना, आपको आने थे जहां से 100, वहां से आपको आए सिर्फ 90, तो डेटर तो क्रेडिट हो गया पूरा, क्योंकि आपने वादा किया, तो आपकी पॉलिसी है कि जो भी आ गया महीने के अंदर उसको 10 रुपए छोड़ देंगे, तो वो घर से ही 90 लेकर आएगा, तो आप कैश डेबिट करोगे 90 से, लेकिन आपने अपना डेटर जो है वो तो सेटल कर दिया पूरा 100 से क्रेडिट, तो बाकी 10 रुपए आप डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है जिसको सेल में डेबिट करते हैं, तो ये वो एंट्री जो आपको सिखाई थी, आ जा, ठीक है, कोई मसला? तीसरा सिनेरियो, ये इंडिपेंडेंट सिनेरियोज है। तीसरा सिनेरियो, RT की एक्सपेक्टेशन, AF अलंसब फुटवेयर, AF क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, सेलर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? RT विल पे विद इन 1 मंथ, इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है? 1 महीने के अंदर पे कर देगा, तो भाई फिर कितने पर सेल रिकॉर्ड करे? 90 पे ही करे। अब 100 पे करने की एक्सपेक्टेशन क्या है? 10 रुपए की माफी वो ले लेगा, तो आपने सेल किस पे रिकॉर्ड की? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 90 पे, समझ आई? और वो एक्चुअली में आ भी गया, तो ठीक है, ये तो वेरी सिंपल, यही तो स्टैंडर्ड चाहता है। देखो ना, बीच में ईयर एंड अगर आ जाए 31 जनवरी पे हमारा, तो इस एडजस्टमेंट में क्या मसला आ रहा है? इस एडजस्टमेंट में, इसमें अगर बीच में आ जाए ईयर एंड, तो मतलब 31 जनवरी 15 जनवरी को हमारा ईयर एंड आ जाए, बीच में हमारा ईयर एंड आ जाए, मतलब जिस दिन हमने सेल की और जिस दिन पैसे आने उसके दरमियान अगर ईयर एंड आ जाए, तो सेल 100 पर रिकॉर्ड है, हालांकि पता भी है उसने 2-3 दिन बाद डिस्काउंट लेकर 90 ही देने हैं, तो बाद में सेल कम कर लेंगे, तो आपने 2 नंबरी लगा ली ना, सेल को ओवरस्टेट कर लिया ना आपने, हालांकि आपको पता है कि 90 ही आना है, आप 100 दिखा रहे हैं कि चलो 2-3 दिन बाद जब आएगा तो ठीक है, इस ईयर एंड पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सेल 100 की नजर आ जाए, स्टैंडर्ड ने इसी को पकड़ा है, IFRS 15 ने आके रोका है इस बात से, ठीक है। तो भाई सेल 90 की रिकॉर्ड की, वही आ गए, कोई मसला? अच्छा, अब जो सवाल पैदा हो रहा था आपके दिलों में वो कि एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी कि RT विल पे विद इन 1 मंथ, जब उम्मीद थी कि 1 महीने में दे देगा पैसे, तो सेल किस पे रिकॉर्ड की? 90 पे, लेकिन किसी मजबूरी की बुनियाद पर उसने बाद में पे किया, तो कोई मसला नहीं, जब आएगा तो अब कितने पैसे लेकर आएगा? 100, आपने डेटर कितना रिकॉर्ड किया था? 90, तो 10 रुपए की मजीद अब सेल बुक कर लेंगे, ये ठीक है। तो ये आपका इंट्रो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, थोड़ा सा प्लस कर दिया आपने, इंट्रो का कॉन्सेप्ट है कैश डिस्काउंट का, ठीक है जी। वैसे ही IFRS 15 है, ठीक है जी, ये FAR2 की किताब में, लेकिन मैंने ऊपर नीचे छुपा लिया कि आपको पता ना लगे कि FAR2 की किताब, पता नहीं लग रहा आपको FAR2 की किताब है, पता तो नहीं लग रहा ना, छुपा लिया मैंने ऊपर नीचे, कुछ कहीं लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? और यार वो मेरी शीट है, तुम अपनी शीट की बात करो ठीक है, कुछ समझ आया है? ये टेस्ट हो सकता है, आप लोग इंट्रो में पढ़ के आए हैं, ठीक है। इंट्रो किताब मेरे पास नहीं थी, ये थी बस, मैंने कहा चलो अब देख लो, जितनी मेहनत यहां कर रहे हो उतना आ गया। FAR2 के बच्चे ऐसे याशियां करते फिर रहे हैं, मतलब मेहनत तो है, छुट्टी नहीं कर सकते, वो काम बहुत ज्यादा है, चीजें बहुत ज्यादा हैं, याद रखने वाली छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये कहो कि उनको समझ कुछ नहीं आती,
मुजाला ऐसी कोई चीज़ हो, कोई एक चीज़ नहीं है, जाके पूछ लो अपने सीनियर से, FA2 वालों से, क्योंकि उन्होंने अकाउंटिंग सीख ली इंट्रो और R1 में जोर लगा के। अब वो हर टॉपिक को सीखते हैं, फाइनल में भी ऐसे ही होना है, बस हर टॉपिक को सीखते जाना, चलते जाना। अकाउंटिंग उनको आती है, ठीक है। तो मेहनत करो, खूब मेहनत कर, हसद न कर। अच्छा जी, चलो अब इसको छोड़ो फिर, ये अब फिर ऐसे जरा अच्छा ही हो गया। चलो खैर, अब ये भी लिखा रहे। चले उस्ताद जी, चले कहाँ पे पहुंच गए? हाँ जी, कौन सा सवाल था? 8 था। चलो आप जरा देखें उस एडजस्टमेंट को, देखें जरा उस एडजस्टमेंट को। अब जी, सेल्स इंक्लूडेड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 500 फॉर विच अ कस्टमर वुड नीड टू पे 485 ओनली इफ पेमेंट इज मेड विद इन। 500 की सेल है जिसमें 485 देगा अगर 30 दिन में वो आ जाए। कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू पे विद इन। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे मैं लिख दिया करूंगा पास पेपर 8, ठीक है ना। और उसके बाद जो एडजस्टमेंट हुआ करेगी वो लिख दिया करेंगे नीचे, पर आप तस्वीर खींच लिया करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नया टॉपिक शुरू होने में बस कल का दिन दे दो। बैड एंड डाउटफुल डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लग लगा पड़ा हुआ है अभी। इन्वेंट्री के ऊपर 20 मिनट लगाने हैं, एंट्रीज वो मैंने ब्लैक की है, सिर्फ एंट्रीज रिवाइज करानी है। देख लो आप, सारा टॉपिक हो गया है। तो इंपॉर्टेंस भी बता रहा हूँ आपको कि ज़्यादा परेशान नहीं होना होता, ऐसी चीज़ समझ ना आ रही होती, एक आधी एडजस्टमेंट ही होती है। अभी पास पेपर कर रहे हो, देख लो। तो पास पेपर 18 में पहली एडजस्टमेंट है, तो ओरिजिनल पास पेपर 8 है, 18 तो है ही नहीं इसमें। अच्छा जी, ओरिजिनल डन बाय अकाउंटेंट और रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है। अच्छा, अब 485 रुपए आएंगे अगर वो 30 दिन में पैसे दे दे, और एक्सपेक्टेशन है कि वो 30 दिन में पैसे दे देगा। तो इसका मतलब आपने सेल रिकॉर्ड करनी है, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 485 से, ठीक है। अच्छा, अभी वो आया या नहीं आया तो पर बात की बात है ना, अभी तो कहीं नहीं नजर आया कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो जो भी है, ठीक है। लेकिन गलती क्या है? कोई गलती है? गलती तो कोई नहीं है। फिर सेल्स इंक्लूड, भाई ने सही पहचाना, सेल इंक्लूडेड एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस डेटर ऑफ 500, यानी कि उसने एंट्री पूरे 500 से की हुई है, तभी तो एक सेल का अंदर एक सेल नजर आ रही है, डेटर के अंदर बैलेंस नजर आ रहा है। कितना सेल में पड़ा है? 500 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस, मतलब डेटर डेबिट सेल क्रेडिट उसने पूरे 500 से किया, तभी तो सेल इंक्लूडेड, तभी तो सेल में शामिल हुआ। भाई को जगाना जरा, तभी तो सेल में शामिल हुआ जी, हैं। तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कितने से हो गया? ये बस जरा समझने वाली बात थी, सेल्स इंक्लूडेड, ठीक है। तो सही कर लो भाई, मसला क्या है, कर लो सही। डेटर को डेबिट करना था 500 से करके 485 से करके 500 से, तो 15 रुपए से क्या कर दो, और सेल्स को 15 रुपए से, यानी सेल ज्यादा रिकॉर्ड कर ली है। अभी सही करो, डेबिट करो, इससे आगे नहीं गया वो, ठीक है। इतनी सी बात ही बस उसने टेस्ट किया अभी तक, बहरहाल है तो सही, ठीक है जी। ये आपके एडजस्टमेंट नंबर 1 आ गई। को मसला समझ आती है? अब इतने मजे का टॉपिक है ना कि टेंशन ही कोई नहीं, खत्म होगी। इसीलिए मैंने अभी बैड एंड डाउटफुल डेट शुरू नहीं किया। मतलब तुम समझ रहे हो, बड़ा अपने बच्चों का ख्याल किया। सो ठीक है, बच्चों का ख्याल तो रहता ही है, हर वक्त रहता है, लेकिन असल कहानी ये थी कि वो जरा स्टार्ट में शुरू हो और फिर एंड तक। अब तो उस फेज में चल रहे हैं, इधर से सर ने कहना है, मैंने कहना है यस, एडजस्टमेंट खत्म, अगली कल कर लेंगे। अब इस फेज में हम आ गए इस टॉपिक की, ठीक है ना। स्कूल माहौल चल रहा है अब। फिजिकल क्लास तकरीबन भर गई है, अभी भी फुल तो नहीं हुई, और हाइब्रिड वाले शामिल करके है। तो प्लीज तशरीफ कल से आपने हाइब्रिड में रखनी। हाइब्रिड वाले कितने बच्चे बैठे हाइब्रिड वाले, जरा अंदाजा हो? माशाल्लाह, अच्छे बच्चे, इसका मतलब हाइब्रिड में बैठे होते हैं मेरे, टाइम पे आ तो जाते हैं। कल से अपनी क्लास में बैठिएगा जी, ठीक है। अच्छा जी, तो डन हो गया जी। उसके बाद एन आइटम वॉज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ना आपको क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट का एक तरीका बताने लगा हूं, ठीक है। बड़ा ही आसान तरीका, बड़ा ही आसान तरीका। इसकी तस्वीर ले ली थी ना आप लोगों ने, जब तक सवाल नहीं आता तस्वीर तो रहे आपके पास, ठीक है।
आप तो सवाल खुद अपने अपने रजिस्टर पे भी लिख सकते हैं आप इस सवाल को, सवाल भी आपकी तस्वीर में आ गए हैं जी। अब तुम्हें अब ख्याल आ रहा है जालिम, अब किसी और से लेना तस्वीर। मैं वो दिखाने जा रहा था आपको, कहीं भी मैंने पीएनएल बनाया था शुरू में, याद है कुछ? पहले दिन शायद, है ना? मैं वहां से थोड़ी सी एक्सटेंशन करना चाह रहा हूं बात में, जे ने मेरा साथ दिता थे। ये अच्छा जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आप खवातीनो हजरात, भैनों ते भरावो, सिर्फ इन्ना दस दो, क्या आपको कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलती है ये पता है? अच्छा, वाह, कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक प्लस माइनस, अच्छा ये पीरियोडिक सिस्टम है। परपेचुअल में तो इन्वेंट्री का लेजर बनता है और कॉस्ट ऑफ सेल का भी लेजर बनता है, ठीक है ना? वो देखेंगे इंशाल्लाह जब रिवीजन करेंगे। तो फिलहाल तो मैंने काम चलान दो, क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक की गड़बड़ है ना, इसको सही करना चाहे पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल हो, इसी तरीके से हो जाएगा। जुगाड़ है जुगाड़, ठीक है, सुकून से। बहरहाल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है कॉस्ट ऑफ सेल, ऐसा ही है। तो मिसाल के तौर पे मेरा ओपनिंग स्टॉक था 10 रुपये, मैंने परचेजेस की 150 रुपये की, क्लोजिंग स्टॉक मेरा आ रहा है 18 रुपये का, ठीक है। अब इस डिब्बे को कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं, यानी इस डिब्बे को आपने जब इसका आंसर निकालना है, ठीक है, तो जो आंसर होगा वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना आता है? 142। अच्छा, अब ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है, ये दरअसल सेल्स में से लेस होती है, आपको पता है, इतना तो पता ही होगा, वो पीछे फॉर्मेट था ना, तो सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सेल्स अज्यूम कर लेता हूं मैं जी, मेरी सेल्स हैं 300 रुपए की, तो 300 रुपए की सेल है, लेस करेंगे उसमें से 142 रुपए की कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो क्या आ रहा है आपका जीपी? 158। लो जी, इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं, वरना फिर मैं आगे चलूं। मेरे पास प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, चलो ग्रॉस प्रॉफिट लिख दो, सिर्फ प्रॉफिट भी लिख देते तो जी, कितना? 150। कोई मसला? जी कोई मसला है? अच्छा, अब मैं ना आपको कुछ गलतियां सही करवाता हूं, ठीक है। मैं कहता हूं जी एक गलती ऐसी हुई पड़ी है जिसकी वजह से मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ज़्यादा लिखा गया है 3 रुपये से। कोई भी गलती है, मैंने काउंट करते हुए स्टॉक को गलती से ज़्यादा काउंट कर लिया, किसी का स्टॉक पड़ा हुआ था मेरे पास, मैंने अपने स्टॉक में काउंट कर लिया, या जो भी ऐसी गलती जिस वजह से स्टॉक मेरा, क्लोजिंग स्टॉक मेरा ज़्यादा पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा ज़्यादा पड़ा है। तो अब अगर मैं उसको सही करता हूं, क्लोजिंग स्टॉक को मैं कम करता हूं 3 रुपये से, जो गलती है, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक 15 से कम हो गए, कहाँ? 18 से कम हो गए, किस पे आ जाएगा जी? अब बाकी सब चीज़ों को मैंने रखा सेम ही रखना है ना, समझने के लिए तो बाकी सारी चीज़ों को सेम रखूंगा, 10, 150। और अब मुझे बताएं कि अगर अब आप इसका आंसर लेते हैं, इस डिब्बे का आप दोबारा आंसर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 145। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से, क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं। उसकी वजह क्या है? 145 बोला ना, उसकी वजह क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इस डिब्बे में से माइनस होने वाली फिगर है ना, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल के डिब्बे में माइनस होने वाली फिगर है ना, तो अगर ये माइनस होने वाली फिगर कम हुई है तो फिर रिजल्टेंट आंसर ने तो बढ़ ही जाना है, ठीक है।
ये ज़रा मुश्किल रिलेशन है सोचना और याद रखना कि क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल का रिलेशन क्या है, इनवर्स। मैंने आपको ये वाला याद नहीं करवाना, मैंने आपको इससे अगले वाला याद करवाना है जो कि डायरेक्ट है, ठीक है। मुझे अब बताओ, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हुआ है तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो कॉस्ट ऑफ सेल को जब आप सेल में से माइनस करते हैं तो प्रॉफिट कितना आता है, ये क्या हुआ, यानी कि याद ये वाला रखना है। पिछली गल भी पता होनी चाहिए थानू, क्योंकि जब IAS 8 में जाएंगे ना हम, तो कॉस्ट भाई की जगह IAS 8 में जा रहे हैं, IAS 8 में जब हम जाएंगे ना, तो IAS 8 के अंदर ये वाला इंपैक्ट भी हमें कई जगहों पे सोचना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या असर है क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ, क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। अगर क्लोजिंग स्टॉक 0 होता तो कॉस्ट ऑफ सेल 160 होती ना, और प्रॉफिट 140। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल कम होती जाएगी और प्रॉफिट भी। कॉस्ट ऑफ सेल मींस कॉस्ट ऑफ सेल, सेल्स का एक्सपेंस, सेल का खर्चा है ना, खर्चा है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल को क्या करता है, कम। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल क्या करता है, कम। अब अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक किसी गलती की वजह से ज्यादा था, आपने सही करने के लिए उस क्लोजिंग स्टॉक को कम किया, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट। तो इसका मतलब प्रॉफिट भी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन क्या निकला, डायरेक्ट। मैं एक और एग्जांपल बनाऊंगा, हालांकि इसी में ही बन सकती है, लेकिन मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। दोबारा करूंगा, मेरी मर्जी, क्यों कर रहा हूं, मेरी मर्जी, ठीक है। तो लेकिन जरा इसको थोड़ा सा स्मार्ट कर लेना पहले जी। ये बात समझ आती है, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन क्या नजर आ रहा है जी, डायरेक्ट। क्या नजर आ रहा है जी, डायरेक्ट। अभी तक तो डायरेक्ट नजर आ रहा है। एक और एग्जांपल, बाकी सब सेम रखते हैं। मैं कहता हूं गलती ये थी कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो गलती से कम लिखा गया था, ये होना चाहिए था 20, ये गलती से लिख गए हम 18। तो जब हम इसको सही करेंगे, यानी हम इसको 2 से बढ़ाएंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक ने बढ़ना है। क्लोजिंग स्टॉक ने जब बढ़ना है तो कॉस्ट ऑफ सेल ने कम होना है। कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो प्रॉफिट भी, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट इज एन एक्सपेंस, कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाना है, कितने से, 160 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक किसी गलती की वजह से क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या हुआ पड़ा है, गलती से कम हुआ पड़ा है, तो जब आप उसको बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल ने कम होना है, उस वजह से प्रॉफिट ने बढ़ जाना। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल को बीच में से निकाल दें, मेरा ये मशवरा है, कॉस्ट ऑफ सेल को बीच में से निकाल दें, याद नहीं रहता, मुश्किल होता है। तो आप बस इतना याद रखें, क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। आपने एग्जाम्पल से देखा, क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट कम होता है, ठीक है। अब ये मेरा रूल 3 है। रूल 3 क्या है जी, कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट भी स्टेप बाय स्टेप चले। ओपनिंग स्टॉक इसके उलट होता है, लेकिन मैंने कभी भी याद नहीं करना, मैंने कभी ना याद करना है ना करने देना है। मैं बस ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक याद कराऊंगा, कभी ओपनिंग आ गया तो उसके उलट सोच कर लिया करेंगे। हाँ, किसी वक्त जाके मैं ये जरूर रूल में इसमें ऐड करूंगा, रूल 3 में, IAS 8 में जाके, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 पीरियड बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। वो बात की बात है, वो छोड़े। फिलहाल तो सादा सी बात है, विचली गल भी ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गई है कि क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना या कम होना, क्लोजिंग स्टॉक का चेंज होना असल में कॉस्ट ऑफ सेल को चेंज करता है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस होने वाली फिगर है कॉस्ट ऑफ सेल के डिब्बे में से, तो ये जितना बढ़ेगी कॉस्ट ऑफ सेल उतना कम होगी, तो प्रॉफिट उतना बढ़ेगा। लेकिन बिचली गल याद नहीं करनी, याद सिर्फ इतना रखना जो आसानी से याद रह जाए। वो क्या, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम करेंगे तो प्रॉफिट भी कम होगा। ओके, अब इतना तो पता चल गया आपको, कि क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट जो होती है, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट जो होती है वो कॉस्ट ऑफ सेल पे अपना असर डालती है, ठीक है।
कॉस्ट ऑफ सेल पे अपना असर डालती है। क्या मतलब? मैंने बोला गलती से मैंने अपने स्टॉक में किसी का स्टॉक काउंट कर लिया था, किसी ने रखा हुआ था अपनी अमानत, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक गलती से ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। जब मैं उसको सही करूंगा तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है? क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, तो इसको कम करना तो मतलब क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट, आंखें बंद करके कॉस्ट ऑफ सेल में कर दो डेबिट। अब आप चेक कर लो, क्लोजिंग स्टॉक कम करने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है मतलब डेबिट, एक्सपेंस है बढ़ना डेबिट। तो तरीका वारदात क्या है? कोई भी करेक्शन आपको क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड आए, क्लोजिंग स्टॉक गलती से हमने ज्यादा कर दिया, गलती से हमने कम कर दिया, जाके जरा सुने, बड़ी अहम बात है। कोई भी एडजस्टमेंट आए क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड, गलती से हमने क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दिया, गलती से ज्यादा कर दिया, तो सही करना है तो बहुत आसान है क्लोजिंग स्टॉक को सोचकर सही करना कि क्लोजिंग स्टॉक अगर गलती से कम हो गया तो सही करने के लिए बढ़ाना है डेबिट, गलती से ज्यादा हो गया तो सही करने के लिए कम करना है क्रेडिट। बस जो इंपैक्ट एसेट का स्टॉक के ऊपर है वो सोच लेना है, दूसरा इंपैक्ट आंखें बंद करके कहां फेंक देना है? कॉस्ट ऑफ सेल पे। आपकी एंट्री खत्म। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल लिखेंगे हम। ट्रेडिंग अकाउंट भी सही है लेकिन हम कॉस्ट ऑफ सेल लिखेंगे। ठीक है, अब इधर देखो, एन आइटम वॉज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री एट इट्स NRV ऑफ 490, जबकि उसकी कॉस्ट कितनी थी? 450। भाई लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे आता है, तो स्टॉक में जाना चाहिए था 450, वो कह रहा है इन्वेंट्री में पड़ा है वो 490 पे, तो गलती से हमारा स्टॉक क्या हो गया? ज्यादा। कितने से ज्यादा? 40 से। सही करने के लिए क्या करेंगे? कम करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक को कम करने की एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक, मैं क्या करूं? इन्वेंट्री ना लिख दूं, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितने से ज्यादा हो गया? 490 माइनस जी कितना आया? 40 से इन्वेंट्री को क्या कर दो? इधर देखना जरा, देखना जरा, आंखें बंद की मैंने। कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग फिगर, यानी कि दूसरा इंपैक्ट कहां डाल देना है? कॉस्ट ऑफ, ये मैंने बैलेंसिंग भी लिखा के बस जैसे सस्पेंस आता था। तो स्टॉक की हर एडजस्टमेंट के साथ ये कर दो, कोई ओरिजिनल रॉन्ग लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई लिखना चाहे ओरिजिनल रॉन्ग तो सिर्फ इस स्टॉक के एडजस्टमेंट के बारे में वो ये लिखेगा, वो छोड़ो क्या लिखेगा, फिलहाल छोड़ो इसको। आप ओरिजिनल रॉन्ग सोच कर लिख सकते थे, बट मैं कह रहा हूं रहने दो। आपने हमेशा क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट, रेक्टिफाइंग एंट्री आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आपने हमेशा ऐसे करनी है। ठीक है, बहुत आसान काम, थोड़ा टाइम लग गया लेकिन चूंकि नई चीज सीखी ना, टाइम लगता है। अब जितनी भी स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आपके पूरे करेक्शन के अंदर पड़ी हैं, उनका तरीका एक ही है सही करने का। चाहे पीरियोडिक यूज करें, चाहे परपेचुअल यूज करें, आपका बस यही तरीका है। ठीक है, क्या तरीका? जो गलती है उसको सही करो। क्लोजिंग स्टॉक गलती से ज्यादा हो गया, कम कर लो। गलती से कम हो गया, ज्यादा कर लो। स्टॉक को सही करना कोई मुश्किल नहीं है। एसेट गलती से ज्यादा है, कम करने के लिए डेबिट नेचर की चीज क्रेडिट करोगे। गलती से कम हो गया तो सही करने के लिए डेबिट करोगे, ज्यादा हो जाएगा। दूसरा इंपैक्ट, आगे बंद, कॉस्ट ऑफ सेल। डन, सही है। अच्छा, उसके बाद मेरे ख्याल में अब बाकी का सवाल भी आपने पूरा कर लेना है। ठीक है, क्योंकि टाइम अब हो गया खत्म। जिंदगी रही तो अब कल होगी मुलाकात। सुन लो, 8वां 9वां 10वां और 11वां, इन सवालों में से कख भी नहीं छोड़ना आपने। कितने बच्चों ने ये कर लिए हुए हैं? तकरीबन चलो 9वां 10वां 11वां कर लिए हुए हैं, माशाल्लाह। अब पीछे से कुछ रह नहीं गया, 15 तक तो मैंने करा दिए, तो 8वां 9वां 10वां 11वां आपने कर लेना है। कल इंशाल्लाह मैं आपको बैड एंड डाउटफुल डेट भी करा दूंगा और कल हम इसको खत्म कर देंगे। चलेगा तो ये ऐसे ही, जैसे अब देखो 2 एडजस्टमेंट कर ली, एक कर ली, हम इसकी एक एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, चलाते रहेंगे अगले टॉपिक्स के साथ भी, खैर है। ठीक है, लेकिन कल हम इसके ऊपर आखिरी दिन लगाएंगे, परसों स्टेटमेंट चेन इक्विटी स्टार्ट हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।